मेरा नाम सृष्टि है। मेरी शादी को 9 साल हो चुके थे। मेरे पास एक 7 साल की बेटी अनन्या और 3 साल का बेटा आरव था और अब मैं एक और बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरे पति अविनाश दिल्ली में एक बड़े व्यापारी थे जो अपने कारोबार में इतने व्यस्त रहते थे कि हमें बहुत कम समय दे पाते थे। फिर भी मैं अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहती। उनके साथ हंसना खेलना, मजाक करना और समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे ही सबसे कीमती और करीबी होते हैं। मेरे पति भी बच्चों को बहुत प्यार करते थे और हर सप्ताह हम कहीं न कहीं घूमने जरूर जाते थे। जब से मेरे पति को पता चला कि मैं तीसरी बार मां बनने वाली हूँ, वो बहुत खुश थे क्योंकि मेरे पहले 2 ऑपरेशन हो चुके थे। हमारे घर में एक पुराना नौकर काम करता था जो मेरे ससुर के जमाने से था। मेरे ससुर ने इसके पिता को नौकरी दी थी। वो गांव के रहने वाले थे और उनका परिवार मथुरा में रहता था, लेकिन वो खुद हमारे बंगले में रहकर सारे काम करता और इसकी देखभाल करता था। वो बहुत वफादार था। बाद में जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसे भी अपने साथ ले आया। उसका नाम किशन था। किशन रामू चाचा का बेटा था। इसके पिता ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया और किशन भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। लेकिन किशन नौकर बनकर नहीं रहना चाहता था। उसे बचपन से ही ड्राइविंग का शौक था। जब वो अपने पिता के साथ आता तो ड्राइवर से ड्राइविंग सीखने की जिद करता। इसके पिता ने ये बात मेरे ससुर से कही तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा ड्राइविंग सीखना चाहता है तो वो यहाँ रहकर घर के काम भी करे और ड्राइविंग भी सीखे। रामू चाचा को ये मंजूर था, इसलिए किशन को यहीं बुला लिया गया। किशन भी अपने पिता की तरह वफादार और ईमानदार था। इस दौरान उसने ड्राइविंग सीख ली और घर के काम भी करता रहा। फिर एक दिन इसके पिता की तबीयत बिगड़ गई और वो दुनिया से चले गए। समय के साथ किशन जवान हुआ और एक कुशल ड्राइवर बन गया। हमारे घर में कई गाड़ियां थी। पहले से एक ड्राइवर था, लेकिन हमें एक और ड्राइवर की जरूरत थी क्योंकि एक ड्राइवर बच्चों को स्कूल ले जाने लाने में व्यस्त रहता, जबकि दूसरा बाकी काम करता। हमने किशन पर ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी क्योंकि वो पुराना और वफादार था, जबकि बाकी ड्राइवर बदलते रहते थे। लेकिन हमने किशन को कभी नौकरी से नहीं निकाला। मेरी शादी भी इस घर में हुई और समय बीतता गया। मेरे बच्चे बड़े होने लगे। मैं किशन को अक्सर चिढ़ाती कि अब तुम शादी कर लो, तुम्हारी उम्र हो गई है। एक दिन उसने बताया कि मालकिन, आपकी प्रार्थना पूरी होने वाली है। मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। ये सुनकर मैं खुश हुई और बोली कि मैं तुम्हारी शादी में जरूर मथुरा आऊंगी। उसने कहा कि जरूर बुलाऊंगा क्योंकि मेरी माँ बाप तो आप ही हैं। बचपन से बड़े साहब और आप लोगों ने मेरा ख्याल रखा है। अगर आप ना होते तो हम कहीं के ना रहते। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता था। मेरे पति भी किशन को छोटे भाई की तरह मानते थे। मैं भी उस पर पूरा भरोसा करती थी और अपने बच्चों के कई काम उससे करवाती थी। शुरू से ही उसने कोई गलत हरकत नहीं की। एक बार जब एक नौकर ने चोरी की तो उसने खुद सबूत के साथ उसे पकड़वाया। हमें उस पर बहुत गर्व था कि वो हमें अपने परिवार की तरह मानता है और हम भी उसे अपने परिवार का हिस्सा समझते थे। रात को वो अपने गांव चला जाता क्योंकि उसकी माँ अकेले रह गई थी। हमने उसे एक गाड़ी दी थी और वो सुबह स्कूल के समय से पहले आ जाता। हमारे बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे।
जब उसकी शादी हुई तो मेरे पति नहीं जा सके, लेकिन मैं बच्चों को लेकर उसके गांव गई। उसका गांव बहुत खूबसूरत था। मैं उसकी माँ से पहले भी कई बार मिल चुकी थी। किशन की पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन गरीब परिवार से थी। इसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, जबकि किशन शहर में रहने वाला और पढ़ा लिखा था। मेरे ससुर ने ही उसका स्कूल में दाखिला करवाया और पढ़ाई का खर्च उठाया। इंटरमीडिएट के बाद वो हमारा स्थायी ड्राइवर बन गया। हम उसे अच्छी तनख्वाह देते। उसकी शादी में मैंने उसे पैसे दिए और एक मोबाइल फोन भी खरीदा ताकि वो अपनी पत्नी को दे सके, क्योंकि उसके पास पुराना फोन था और उसकी माँ के पास तो फोन ही नहीं था। मैं किशन की पत्नी को एक स्मार्ट फोन तोहफे में दिया ताकि सास बहू आसानी से संपर्क कर सके। वो दोनों बहुत खुश हुए। जब मैं लौटी तो मेरे पति ने उसके गांव और घर का हाल पूछा। मैंने सब बताया। अगले दिन मेरे पति ने दूसरे ड्राइवर के हाथ किशन और उसके परिवार के लिए कुछ कपड़े भिजवाए। किशन के पड़ोसी समझते थे कि उसकी नौकरी बहुत अच्छी जगह है और ऐसे मालिक मिलना किस्मत की बात है। शादी के बाद कई साल बीत गए और मैं फिर से गर्भवती हुई। मैं जब भी किशन से मिलती तो कहती कि तुम्हारी पत्नी से खुशखबरी कब मिलेगी। उसने बताया कि मालकिन, शादी को 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी मां नहीं बनी। मैंने कहा कि परेशान मत हो, कुछ औरतें देर से मां बनती हैं। उसने कहा कि मुझे बच्चों का बहुत शौक है। मैंने कहा कि परेशान मत हो, कुछ औरतें देर से मां बनती हैं। उसने कहा कि मुझे बच्चों का बहुत शौक है और मेरी माँ भी कहती है कि घर सूना लगता है, अगर बहू का बच्चा हो जाए तो रौनक आ जाएगी। उसने बताया कि उसकी पत्नी को गांव की दाई को भी दिखाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी पत्नी बहुत उदास रहती। मैंने कहा कि सब्र करो, वक्त लगता है। उसने कहा कि मालकिन, मुझे तो आपके बच्चे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उन्हें दिल से चाहता हूँ और मेरे बच्चे भी आपके बच्चे जैसे होंगे। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जिस तरह तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मेरे ससुर ने उठाया था, उसी तरह तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी हम उठाएंगे। इस वक्त मेरा 3रा महीना चल रहा था और मैंने देखा कि किशन बहुत उदास रहने लगा। पहले वो हंसते खेलते मेरे बच्चों को से बात करता था, लेकिन अब ज्यादा चुप रहता था। मेरी बेटी बार बार उसके पास जाती, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता। मैंने सोचा कि ये न जाने क्या बात है। जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो उन्होंने कहा कि शायद इसलिए कि उसके पास औलाद नहीं है, वो हमारे बच्चों को देखकर सोचता होगा कि हमारे पास बच्चे हैं और उसके पास नहीं। एक दिन मैंने किशन से कहा कि तुम अपनी पत्नी को शहर लाओ और किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ ताकि पता चले कि परेशानी क्या है। उसने कहा कि किसी दिन लाएगा, लेकिन कभी लाया ही नहीं। शायद उसकी पत्नी मां नहीं बन पा रही थी और इस बात पर दोनों में झगड़े भी होने लगे थे। फिर कुछ समय बाद मेरी डिलीवरी का वक्त आया और मैंने एक और बेटे को जन्म दिया। मेरा बच्चा बहुत प्यारा था और हम सब खुश थे। मेरे पति ने अस्पताल से लौटने के बाद बड़ी पार्टी रखी और नौकरों को मिठाई और कपड़े दिए। लेकिन अजीब बात थी कि किशन मेरे बेटे को देखकर खुश नहीं हुआ। पहले वो मेरे दोनों बच्चों से बहुत लगाव रखता था, लेकिन इस बच्चे को उसने गोद में भी नहीं लिया। मैंने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन उसका मूड पहले जैसा ही खराब रहने लगा। फिर मेरा बेटा 2 महीने का हुआ तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई।
उस वक्त मेरे पति शहर से बाहर थे। मैंने फौरन किशन को बुलाया और अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेटे को निमोनिया है और उसे भर्ती करना पड़ेगा। मैंने अपने पति को फोन किया और वो तुरंत अस्पताल आ गए। बेटे की हालत नाजुक थी, इसलिए हम दोनों रात को अस्पताल में रुके। मैंने अपने पति से कहा कि वो घर चले जाएं, क्योंकि बाकी बच्चे अकेले थे और उन्हें माँ बाप से किसी एक की जरूरत थी। मेरे पति मान गए और किशन उन्हें घर छोड़कर खुद भी अपने घर चला गया। मैं अस्पताल में अकेली रह गई। रात को जब सब सो गए तो मैं बाहर बेंच पर लेट गई और सो गई। जब आंख खुली और बेटे को देखने गई तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मेरा बच्चा वहां नहीं था। मैं जोर जोर से चीखने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ गया। पूरे अस्पताल में तलाशी हुई, लेकिन मेरा बेटा नहीं मिला। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं हुआ। मेरा 2 महीने का बेटा कोई चुरा कर ले गया था। मैं और मेरे पति टूट गए। उसी दौरान किशन ने 2 दिन की छुट्टी ली और कहा कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में शक बैठ गया कि कुछ महीने बीत गए और मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मेरा बच्चा मिलेगा। मैं अपनी ममता के गम में डूबी रहती थी, लेकिन वक्त ने हमें जीने पर मजबूर कर दिया। उधर किशन का रवैया बदल गया। पहले वो उदास रहता था, लेकिन अब फिर से हंसी खुशी रहने लगा। मैंने सोचा कि शायद ये उसकी फितरत है। फिर एक दिन मैंने उसे फोन पर अपनी पत्नी से बात करते सुना। वो कह रहा था कि हमारा बेटा कैसा है, ठीक है ना, ज्यादा रो तो नहीं रहा, अगर तबीयत खराब हो तो फौरन किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। मैं अपने बेटे की सेहत में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। याद है ना, डॉक्टर ने कहा था कि इसका खास ख्याल रखना है और वक्त पर दवाइयां देना है। ये सुनकर मेरे कदम लड़खड़ा गए। उसकी पत्नी को तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ था गर्भवती होने का, फिर वो किस बेटे की बात कर रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरा शक यकीन में बदलने लगा कि किशन ने ही मेरा बच्चा चुराया है। मैंने ये बात अपने पति को बताई तो वो मानने को तैयार नहीं हुए और बोले कि शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। फिर मैंने फैसला किया कि सच्चाई सामने लानी है। मैं उसी अस्पताल गई जहां से मेरा बच्चा गायब हुआ था और एक नर्स को पैसे देकर कहा कि वो डॉक्टर बनकर किशन के गांव जाए और उसके घर जाकर बच्चे की जांच करे। मैंने बताया कि मेरे बच्चे की टांग पर एक काला निशान है, अगर ये निशान मिले तो वो मेरा बच्चा होगा। नर्स मान गई और अगले दिन वो 2 अन्य नर्सों के साथ गांव गई और बच्चों का मुफ्त चेकअप करने का बहाना बनाकर किशन के घर पहुंची। 3 दिन बाद नर्स ने फोन पर बताया कि तुम्हारा शक सही था, वो बच्चा उसी औरत के पास है जिसके घर तुमने मुझे भेजा था। गांव में किसी को नहीं पता कि इस औरत के पास कोई बच्चा है और हकीकत ये है कि वो गर्भवती भी नहीं है। इसके पास जो बच्चा था वो तुम्हारे बच्चे की उम्र का था। हम इसके घर गए और उससे कहा कि बच्चे का 9 महीने का टीका लगना है। पहले तो वो तैयार नहीं हुई और बहाने बनाने लगी कि बच्चा बीमार है। हमने कहा कि हम शहर के डॉक्टर हैं और मुफ्त इलाज भी करते हैं, अगर बच्चा बीमार है तो हमें दिखाओ। उसने बच्चा मुझे दे दिया। जब मैंने टीका लगाने के लिए उसकी टांग देखी तो वही काला निशान दिखा जिसका तुमने जिक्र किया था। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे किशन पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मेरा शक सही निकला। किशन ने हमारे भरोसे के साथ धोखा किया है। जब मेरे पति आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई।
लेकिन वो भी यकीन करने को तैयार नहीं थे। वो बोले कि किशन ऐसा नहीं कर सकता, तुम गलत सोच रही हो। मैंने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो अभी हम उसके घर चलते हैं, वहाँ सारी हकीकत सामने आ जाएगी। मैंने जिद की और पति को राजी कर लिया। जब हम गांव पहुँचे और किशन के घर गए तो वो और उसके घर वाले हमें देखकर घबरा गए। उसकी पत्नी की गोद में एक बच्चा था। मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा है जिसे तुमने अस्पताल से चुराया था। उसकी पत्नी रोने लगी और बोली कि नहीं, ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा कि इसकी टांग पर निशान है। अगर तुम सच कहती हो तो मैं अभी दिखा देती हूँ। जैसे ही मैंने कपड़े हटाए, सच्चाई सबके सामने आ गई। किशन शर्म से सिर झुकाए बैठा था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। मेरे पति के सामने सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने किशन को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि हमने तुम पर अंधा भरोसा किया। मेरी पत्नी कब से कह रही थी कि बच्चे को तुमने चुराया है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। हम नहीं जानते थे कि तुम्हारी नियत हमारे बच्चों पर आ जाएगी। तुम्हारी पत्नी माँ नहीं बन सकती तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम जानते हो कि हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, फिर भी तुमने ये जुल्म किया। किशन चुप रहा। उसकी पत्नी रोते रोते कदमों में गिर गई और बोली कि मालकिन, इसकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मैं बांझ हूँ, माँ नहीं बन सकती। शहर के डॉक्टर ने यही कहा। ये सदमा मैं सहन नहीं कर सकी और बीमार पड़ गई। मेरा पति मुझे इस हालत में नहीं देख सका और तुम्हारा बच्चा चुराकर मेरी गोद में डाल दिया ताकि मैं संभल जाऊं। उसने मेरे लिए ये सब किया, वरना वो जानता था कि ये गलत है। इस बच्चे से मुझे जीने की उम्मीद मिली थी। हमने इसे सबसे छुपाकर रखा ताकि किसी को खबर ना हो। मैंने उस औरत को बताया कि वो नर्स असल में डॉक्टर नहीं थी, बल्कि मैंने पैसे देकर उसे भेजा था ताकि टीका लगाने के बहाने बच्चे की टांग पर निशान देख सके। किशन की पत्नी और माँ रोती रही, जबकि किशन की आंखों से भी आंसू निकल आए। मैंने अपना बच्चा उठा लिया और पुलिस वाले किशन को ले गए। उसकी पत्नी हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि मालिक, इसे छोड़ दो और बच्चा भी वापस कर दो, वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। सारी रात बच्चा मेरे पास रहा, लेकिन वो मुझे अपनी माँ नहीं मान रहा था। 9 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। वो सारी रात रोता रहा। मेरे पति ने कहा कि शायद इसे अपनी माँ याद आ रही है। मैंने रोते हुए कहा कि उसकी माँ तो मैं हूँ। मेरे पति बोले कि असल माँ वही है जो परवरिश करती है। तुम्हें ये बच्चा उसकी माँ को वापस दे देना चाहिए। हमारे पास पहले से 2 बच्चे हैं। एक सच्चाई का बोझ उठाकर किसी की खुशी छीनना जुल्म होगा। अगर ये बच्चा हमारे पास रहा तो शायद खुश ना हो, और अगर रहा भी तो किशन की पत्नी सारी जिंदगी तड़पती रहेगी। मेरे पति का हाथ जोड़कर बोले कि किसी के साथ बुरा मत करो। वो औरत आज रात अपने बच्चे के बिना नहीं सोई होगी। मैंने सोचा और आखिरकार मेरे पति की बात सही लगी। हम तुरंत बच्चे को वापस करने गए। मेरे पति ने पुलिस से कहकर किशन को भी छुड़वा दिया। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसकी पत्नी तेज बुखार में बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी माँ का हाल भी बुरा था। मैंने बच्चा उसकी गोद में डाल दिया। उसने बच्चे को गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। बच्चा भी अपनी माँ के पास जाकर चुप हो गया। उस पल उनके घर में खुशियां लौट आई। मैंने सब कुछ माफ कर दिया और कहा कि ये बच्चा तुम्हारा है। मैंने सब्र कर लिया है कि वो रात जब मैंने अपने बच्चे को खोया वो वापस नहीं आ सकता। किशन ने भी रोते हुए माफी मांगी और कहा कि मैं औलाद की चाह में अंधा हो गया था। आज भी हमारे यहाँ काम करता है,
लेकिन उसने फिर कभी ऐसी गलती नहीं की। मैं उस बच्चे को किशन का ही बच्चा मानती हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि उसकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी, मैं आज भी उठा रही हूँ। वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और उसके माँ बाप उस पर जान छिड़कते हैं। मैं सोचती हूँ कि शायद वो उसे इतना प्यार दे रहे हैं जो मैं भी ना दे पाती। कभी कभी अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों को खुश कर देना ही असल नेकी है। इसके बदले ईश्वर किसी और रास्ते से खुशियाँ देता है। इसलिए जरूरी है कि कभी कभी अपनी खुशियों से बढ़कर दूसरों की खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए। सृष्टि को अब एक नया रास्ता तलाशना था। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वो अपने बच्चों और परिवार के लिए मजबूत रहना चाहती थी। किशन के साथ जो हुआ, उसने उसे विश्वास और धोखे के बीच के फर्क को समझाया। वो सोचने लगी कि क्या वो किशन को पूरी तरह माफ कर पाएगी। उधर किशन का परिवार उस बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुका था, लेकिन किशन के मन में एक ग्लानि बनी रही। वो हर दिन सृष्टि और उनके परिवार के प्रति अपनी गलती का बोझ महसूस करता था। सृष्टि ने फैसला किया कि वो अपने दुख को एक नई मंजिल में बदल देगी। उसने अपने पति अविनाश के साथ मिलकर उसने मथुरा के पास एक छोटा सा स्कूल खोलने की योजना बनाई, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। उसने सोचा कि अगर वो दूसरों के बच्चों की जिंदगी संवार सकती है तो शायद उसके अपने दर्द को कुछ सुकून मिले। इस काम में उसने किशन को भी शामिल करने का फैसला किया ताकि वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। शुरुआत में किशन हिचकिचाया। उसे डर था कि सृष्टि और अविनाश उस पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन सृष्टि ने उसे बुलाकर समझाया कि हर इंसान से गलती हो सकती है और सही रास्ते पर चलकर उसे सुधारा भी जा सकता है। किशन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि वो अपनी गलती का बोझ हर पल महसूस करता है और इस मौके को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने स्कूल के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए गाड़ी चलाता, स्कूल की साफ सफाई में मदद करता और यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाने में भी शिक्षकों का साथ देता। उसकी पत्नी राधा भी स्कूल में शामिल हो गई। वो बच्चों को खाना परोसती और उनकी छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखती। धीरे धीरे स्कूल गांव में मशहूर होने लगा। लोग कहते हैं कि सृष्टि और अविनाश ने न सिर्फ बच्चों को पढ़ाई दी, बल्कि उनके परिवारों को भी उम्मीद का एक नया रास्ता दिखाया। किशन का बेटा, जिसे सृष्टि ने वापस कर दिया था, अब बड़ा हो रहा था। उसका नाम उन्होंने सूरज रखा था। सूरज भी उसी स्कूल में पढ़ने लगा जहां सृष्टि और किशन मिलकर काम करते थे। सृष्टि ने अपने वादे के मुताबिक सूरज की पढ़ाई का खर्च उठाया। वो जब भी सूरज को देखती, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। सूरज की हंसी और उसकी मासूम बातें सृष्टि के दिल को सुकून देती थी। वो सोचती कि शायद यही ईश्वर का तरीका है उसे खुशियां लौटाने का। समय के साथ सृष्टि का परिवार और किशन का परिवार एक दूसरे के करीब आ गया। अनन्या और आरव सूरज को अपने छोटे भाई की तरह मानने लगे। वो साथ खेलते, पढ़ते और एक दूसरे की शरारतों में हिस्सा लेते। किशन की माँ भी अब स्कूल में आकर बच्चों को कहानियां सुनाती और उन्हें प्यार से दुलारती। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वो कहते कि सृष्टि ने न सिर्फ आपके दुख को माफ किया, बल्कि किशन के परिवार को भी एक नई जिंदगी दी। एक दिन स्कूल में एक बड़ा समारोह हुआ। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। अविनाश ने स्कूल में एक नया पुस्तकालय खोला, जिसमें बच्चों के लिए ढेर सारी किताबें थी। समारोह में सृष्टि ने एक छोटा सा भाषण दिया। उसने कहा कि जिंदगी में दुख आते हैं, लेकिन उन्हें प्यार और भरोसे से जीता जा सकता है।
उसने किशन और राधा को मंच पर बुलाया और सबके सामने उनकी मेहनत की तारीफ की। किशन ने माइक हाथ में लिया और रोते हुए कहा कि सृष्टि और अविनाश ने उसे न सिर्फ माफ किया बल्कि उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। उसने सूरज को गोद में उठाया और कहा कि ये बच्चा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ा उपकार है और वो सृष्टि का ताउम्र आभारी रहेगा। उस दिन सृष्टि के दिल का बोझ पूरी तरह उतर गया। उसने देखा कि सूरज, अनन्या और आरव एक साथ हंस रहे थे। राधा और किशन की आंखों में भी खुशी थी। अविनाश ने सृष्टि का हाथ थामा और कहा कि तुमने सही फैसला किया। इस स्कूल ने न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदली बल्कि हम सबको एक दूसरे के करीब लाया। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना ही सबसे बड़ा सुकून है। स्कूल दिन ब दिन तरक्की करता गया। सृष्टि और अविनाश ने इसे और बड़ा करने का फैसला किया। किशन और राधा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे। सूरज अब स्कूल का सबसे होनहार छात्र बन गया था। वो अपने स्कूल की कहानी गांव के बच्चों को सुनाता और कहता कि एक दिन वो भी अपने माँ बाप और सृष्टि मैम की तरह दूसरों की मदद करेगा। सृष्टि जब ये सुनती तो उसका दिल भर आता। उसे लगता कि उसका खोया हुआ बच्चा शायद सूरज की शक्ल में उसे वापस मिल गया है। इस तरह सृष्टि का परिवार और किशन का परिवार एक बड़ा सा खुशहाल परिवार बन गया। स्कूल गांव की शान बन गया और सृष्टि का दुख एक ऐसी रोशनी में बदल गया जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद की किरण बन गई। सभी ने मिलकर साबित कर दिया कि प्यार, माफी और भरोसा किसी भी जख्म को भर सकता है और जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माफी और प्यार से न केवल व्यक्तिगत दुखों को कम किया जा सकता है बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां लाई जा सकती है। सृष्टि ने अपने बच्चे के नुकसान के दर्द को माफ करके और किशन के परिवार को अपनाकर दिखाया कि सच्चा पुण्य दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाशने में है। इससे न सिर्फ उसका मन दिल हल्का हुआ बल्कि एक पूरे समुदाय के लिए उम्मीद की किरण जगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भरोसा, उदारता और दूसरों के लिए अच्छा करने की भावना जिंदगी को खुशहाल बना सकती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों का हिस्सा बनते रहिए। पूरी कहानी देखने का आप सबका दिल से धन्यवाद।